नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बैचला रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। भाइयों, अभी हमने जो है पिछली वीडियो जो बनाई है आपके लिए, वो वीडियो जो थी वो थी जीके से जुड़ी हुई। अभी हम आज जो है करंट का एक टॉपिक ले रहे हैं सर। देखिए, करंट का भी बहुत ज़्यादा महत्व है और उस पर हमने जो है करंट पर आपके लिए कई सारी वीडियो बना चुके हैं और मैंने बताया भी था कि बहुत सारी वीडियो और आनी बाकी है। जैसे हम जनवरी से लग गए हैं, जनवरी 2020 का करवा चुके हैं, फरवरी 2020 का भी आएगा, फिर मार्च का भी आएगा, सभी को लेकर चलेंगे हम। लेकिन हम जो पहले वीडियो डाल चुके हैं उनका एक एक पार्ट डाल चुके हैं। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो याद रखना, आज जो हम पढ़ा रहे हैं जुलाई 2020 का सेकेंड पार्ट पढ़ा रहे हैं सर। करंट अफेयर्स में जुलाई 2020 का सेकेंड पार्ट है आज की वीडियो में। अगर आपने हमारे यहाँ पर मतलब जुलाई 2020 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में हमने वीडियो को सेट कर दिया, आप उसको पहले उसको देखिए। याद रखना, जुलाई 2020 का फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा तो आई बटन में देखिए, उसके बाद जुलाई 2020 का सेकंड पार्ट देखना भाई, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं हम जुलाई 2020 करंट अफेयर्स, ठीक। याद रखना, सेकंड पार्ट है ये। तो पहला जो सवाल आता है वो क्या आता है कि जर्मनी ने 2022 तक नाभिकीय विद्युत और 2038 तक कोयला विद्युत उत्पादन को समाप्त करने की घोषणा की है। यह कोयला विद्युत उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की घोषणा करने वाला पहला देश है। थोड़ी सी लैंग्वेज में मिस्टेक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है सर। तो जर्मनी ने 2022 तक नाभिकीय विद्युत और 2038 तक कोयला विद्युत उत्पादन को समाप्त करने की घोषणा की है, क्योंकि जर्मनी कह रहा है कि भाई ऐसा मतलब कोई भी विद्युत उत्पादन जो पारंपरिक है उसकी बजाय हम नए वाला अपनाएंगे सर, जिसे दोबारा यूज किया जा सकता है सर, गैर पारंपरिक को। तो गैर पारंपरिक तरीके से जर्मनी विद्युत उत्पादन फुल्ली करना चाहता है, तो इसलिए कोयला और नाभिकीय यानी कि न्यूक्लियर पावर, इनको वो समाप्त कर रहा है सर। तो न्यूक्लियर पावर में 2022 तक समाप्त कर देगा नया उत्पादन और 2038 तक कोयला उत्पादन समाप्त कर देगा, ये घोषणा कर चुका जर्मनी, ठीक है सर। और ये ऐसा करने वाला पहला देश बना सर। ओके, पर्यावरण के लिहाज से बहुत जरूरी है सर, ठीक है। जो हम पढ़ते हैं धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उस सब में इन सब चीज़ों का समावेश होता है सर। ओके, अभी चलते हैं आगे। जुलाई 2020 में रक्षा मंत्रालय ने महिलाओं को भारतीय सेना में स्थायी कमीशन प्रदान किया, ठीक है। जुलाई 2020 में रक्षा मंत्रालय ने महिलाओं को भारतीय सेना में स्थायी कमीशन प्रदान किया। तो भाई फरवरी 2020 में क्या हुआ था, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि भाई महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया जाए, हमारी जो सेना है उसमें महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया जाए। तो उसी के लिहाज से अब रक्षा मंत्रालय ने जुलाई 2020 में स्थायी कमीशन प्रदान कर दिया है सर अब। ओके, ठीक है भाई, आगे चलते हैं सर। किसने दिया है, याद रखना, रक्षा मंत्रालय ने दिया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गूगल द्वारा, गूगल कंपनी है, द्वारा अगले 7 वर्षों में भारत में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। गूगल द्वारा अगले 7 वर्षों में, गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने कहा कि भाई अगले 5-7 वर्षों में गूगल भारत में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। याद रखना, ये रुपए हैं, रुपए 75,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा, ठीक है भाई। ओके सर, अगले चलते हैं। तो एक सवाल इसमें क्या बन सकता है कि गूगल, कौन सी कंपनी ने अभी निवेश करने की घोषणा की है भारत में 75,000 करोड़, तो गूगल ने की है। या गूगल ने कितना किया है, 75,000 करोड़ निवेश अगले 5-7 वर्षों के दौरान। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब इसका नाम क्या हो गया, शिक्षा मंत्रालय। ये हम पिछली वीडियो में बना चुके हैं, लेकिन जब उन्होंने ये कहा तो उस समय इसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय ही था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन शिक्षा पर दिशा निर्देश जारी किए, इनका नामकरण किया प्रज्ञाता। देखिए, लॉकडाउन की वजह से अभी स्कूल कॉलेज सभी बंद हैं, तो ऐसे में ऑनलाइन जो है पढ़ाया जा रहा बच्चों को, जो चाहे क्लास 5 के हैं, चाहे क्लास 3 के हैं, चाहे क्लास 9 के हैं, सभी को ऑनलाइन क्लास दी जा रही है स्कूलों की तरफ से सर। अब इसके लिए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, किसके द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गाइडलाइंस जारी किए गए। इसमें बताया कि भाई क्या करना क्या नहीं, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन क्लास अपने हिसाब से ही कर देंगे स्कूल वगैरह। तो इन्होंने कहा कि भाई जो
क्लास थर्ड तक के बच्चे हैं उनको जो एक क्लास दी जाएगी वो 30-35 मिनट से ज़्यादा नहीं दी जाएगी। उसके बाद दूसरी क्लास 30-35 मिनट से ज़्यादा नहीं दी जा सकती। एक दिन में 2 क्लास से ज़्यादा नहीं दे सकते। ऐसी ऐसी गाइडलाइंस जो है उन्होंने बनाई है कि किस लेवल के बच्चों को कितनी देर ऑनलाइन रखा जा सकता अधिकतम स्कूल की तरफ से। सर इन गाइडलाइंस को प्रज्ञाता नाम दिया गया है। नाम समझ में आ गया? नाम महत्वपूर्ण है सर। प्रज्ञाता क्या है? गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय हो गया भैया। अब वो नई शिक्षा नीति के तहत किया गया है। आगे चलते हैं सर। असम के पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को अपग्रेड करके वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है। इंपोर्टेंट है सर। असम में पोबा रिजर्व फॉरेस्ट था और उसका अपग्रेड कर दिया है और अब उसको कर दिया वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है सर। तो पोबा रिजर्व आए, पोबा वन्य जीव अभयारण्य आए, कहां पर है? असम में है। और क्या किया? अपग्रेड किया इसको। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले उस पर आते हैं भाई। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आवर्ती भुगतान, अभी इसके बारे में बताएंगे, के लिए यूपीआई ऑटो पे की शुरुआत की गई है। तो यूपीआई ऑटो पे क्या है? आवर्ती भुगतान के लिए। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एक एनपीसीआई है और इसने यूपीआई ऑटो पे की शुरुआत की है। यूपीआई जानते हैं सर, यूपीआई जब पेमेंट वगैरह के जो गेटवे होते हैं उन्हें यूपीआई कहा जा रहा है, भीम यूपीआई वगैरह जो है। अब ऑटो पे क्या है सर? इसमें हमारा शब्द पढ़ना है हमें आवर्ती भुगतान। आवर्ती भुगतान का मतलब क्या होता है सर? ठीक है, रिकरिंग जो होता है, रिकरिंग पेमेंट जो बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलेंगे रिकरिंग पेमेंट। रिकरिंग पेमेंट, ठीक है। ये क्या होता है सर? सपोज कीजिए आपको बिजली का बिल भरना है, हर महीने भरना है सर। टेलीफोन का बिल भरना है, पानी का बिल, गैस का बिल, ऐसे कोई भी बिल है जहां पर आपको हर महीने पेमेंट करनी है। तो अब तक हम क्या कर रहे थे? यूपीआई के माध्यम से उस पेमेंट को करते थे। तो हम जैसे ही वो पेमेंट आती थी, उसका नोटिस आता था, हम उस पेमेंट को जाकर कर लेते थे। लेकिन अब यूपीआई ऑटो पे में क्या होगा? अगर आपकी जो पेमेंट है 2000 रुपये से कम की है, मंथली है या क्वार्टरली है, तो वो जो है ऑटो पे हो जाएगी। आपने उसको रिकरिंग पेमेंट पर डाल दिया तो जैसे ही आपका बिजली का बिल आएगा वो अपने आप ऑटो पे हो जाएगा सर। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हर बार वो अपने आप ही यूपीआई के माध्यम से डायरेक्ट करता रहेगा सर। इसमें अगर 2000 से ज्यादा की पेमेंट होगी तो उसके लिए आपसे कोड वगैरह यानी पासवर्ड वगैरह पूछा जाएगा सर। ठीक है सर। तो यूपीआई ऑटो पे समझ में आ गया। आवर्ती भुगतान के लिए जो बार बार भुगतान होता है, एक निश्चित टाइम पर भुगतान होता है, उसके लिए यह सुविधा शुरू की गई है। किसके द्वारा? एनपीसीआई द्वारा। ओके, आगे चलते हैं सर। देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत, ध्यान से सुनना भैया, ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। अच्छा सवाल है ये भी सर। ओके, हनोई, हनोई कहां पड़ता? वियतनाम। वियतनाम की राजधानी हनोई। हनोई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 36वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। आसियान शिखर सम्मेलन हुआ, कहां पर हुआ है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ, हनोई के द्वारा इसकी मतलब मेजबानी की गई, ये मान सकते हैं सर। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो समझते हैं सर। ओके, तो हनोई वियतनाम की राजधानी है, उसमें 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। ऐसा ही एक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ G20 देशों का डिजिटल इकोनॉमी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन। G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी सऊदी अरब ने की। ये भी ऐसे ही हुआ था सर। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए। तो ये दोनों सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कह सकते हो आप। ठीक है, वर्चुअल कह सकते हो इनको आप। तो कहां पर? आसियान का शिखर सम्मेलन हुआ हनोई में, और G20 डिजिटल इकोनॉमी सम्मेलन कहां हुआ? सऊदी अरब की द्वारा मेजबानी की गई सर। ओके, क्लियर हुआ भाई? आगे बढ़ते हैं भाई। भारत और भूटान ने दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग जयगांव अहले मार्ग खोला है। ठीक है, तो देखिए
ये जो है भारत और भूटान के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला गया है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। लेकिन उस व्यापार मार्ग का नाम है जयगांव अहले मार्ग। ये इंडिया में जयगांव पड़ता है और अहले पड़ता है भूटान में। अहले गांव वहां पर पड़ता है भूटान में, जयगांव इंडिया में पड़ता है। तो इनके बीच में एक कनेक्टिविटी दी गई है, भारत और भूटान के बीच में जयगांव अहले मार्ग खोला गया सर। ओके, अगले उस पर चलते हैं। कोलकाता एवं चट्टोग्राम के बीच नई शिपिंग सेवा प्रारंभ की गई। कोलकाता एवं चट्टोग्राम यानी इंडिया और बांग्लादेश। चट्टोग्राम कहां पड़ता है? चटगांव से मिलता जुलता चट्टोग्राम, ठीक है। कोलकाता एवं चट्टोग्राम के बीच नई शिपिंग सेवा प्रारंभ की गई है सर। ओके, हाल ही में किन दो शहरों के बीच शिपिंग सेवा शुरू की गई? तो भारत का कोलकाता, बांग्लादेश का चट्टोग्राम। याद रह जाएगा, बहुत अच्छे भाई, ठीक है। अब इसमें कंटेनर वगैरह बहुत सारे भिजवाए गए थे। अभी आगे चलते हैं। सरकारी भूमि की निगरानी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने वाला पहला राज्य है ओडिशा। जो सरकारी भूमि होती है, जमीन होती है, उसकी देखरेख रखनी है, निगरानी रखनी है कि उस पर कोई गैर कानूनी रूप से कब्जा तो नहीं हो रहा या कोई उसका इलीगल प्रयोग तो नहीं कर रहा। तो उसके लिए उड़ीसा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जा रहा है सर, ठीक है। मतलब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उस भूमि की निगरानी की जा रही है। कौन सा राज्य है ऐसा? ओडिशा। ओके, आगे चलते हैं। मालदीव और श्रीलंका, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ने चेचक और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य समय से पहले हासिल किया है। चेचक और खसरा ऐसे रोग हैं जिनको उन्मूलन मतलब होता है इरेडिकेट करना, इरेडिकेशन उन्मूलन होता है सर, ठीक है। जिसको जड़ से उखाड़ फेंकते हैं, बिल्कुल समाप्त कर दिया जाता है, उसे उन्मूलन बोलते हैं सर। तो मालदीव और श्रीलंका से चेचक और खसरे को समाप्त करना था। इंडिया में तो चेचक वगैरह पहले ही खत्म हो चुके हैं सर। तो उसके लिए लक्ष्य था, चेचक के लिए 2023 और खसरा के लिए 2028 था। लेकिन दोनों देशों ने ये जो लक्ष्य है, इससे पहले ही इन दोनों को उन्मूलित कर दिया है। पिछले 7-8 साल में इनमें लास्ट जो है इनके कोई रोगी नहीं दिखाई दिए। याद रखना, ऐसा नहीं है कि भैया जैसे 2020 चल रहा, 2020 में एक पेशेंट नहीं मिलेगा तो उसे समाप्त घोषित कर दिया जाएगा। उसका एक नियम होता है सर कि कम से कम इतने वर्ष तक कोई नया पेशेंट, कोई पेशेंट नहीं दिखाई देगा, तभी उसको उन्मूलित माना जाता है, ठीक है। जैसे भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया, ऐसा नहीं कि भैया 2019 में आया केस 2020 में नहीं आया कर दो घोषित, ऐसा नहीं होगा सर। 3-4 साल की अवधि होती है एक निश्चित कि भैया इतने दिन बाद ही पोलियो मुक्त घोषित किया जाएगा, चेचक मुक्त घोषित किया जाएगा, खसरा मुक्त घोषित किया जाएगा। तो मालदीव और श्रीलंका, दो देशों का नाम याद रखना है। कौन सी बीमारी है? चेचक और खसरा। वर्ष इतने महत्वपूर्ण नहीं है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं गुजरात में अनुसूचित जनजाति, जनजातियों के नाम महत्वपूर्ण है सर। राबरी, भारवाड़ और चारण, 3 जनजातियां एसटी हैं सर, को चिन्हित करने के लिए आयोग गठित किया गया है सर। अब ये जो कहानी है ये तो इतनी महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन जब कोई भी स्थिति बनती है, कोई भी नई चीज होती है, तो उससे संबंधित जो सवाल बनता है उस पर हमें देखना चाहिए क्या महत्वपूर्ण है इसमें जनजातियों के नाम महत्वपूर्ण है। देखिए, राबरी, भारवाड़ और चारण जनजाति कहाँ की है? गुजरात की है। इनको चिन्हित करने के लिए आयोग गठित किया गया है। इतना महत्वपूर्ण आयोग नहीं है जितना जातियों का वो है सर। आयोग कैसे गठित हुआ है कि भाई देखिए कि यहाँ पर कहाँ पर गुजरात के किस एरिया में ये 3 जनजाति मिलती हैं सर, इनका लाभ जो है इन्हीं जनजाति के लोगों तक पहुंचे और कोई गलत तरीके से ना उठा ले। इन सभी की व्यवस्था के लिए एक आयोग बनाया गया है, जिसके जो हेड होंगे वो हाई कोर्ट के जस्टिस होंगे। हाई कोर्ट के जस्टिस इसमें शामिल होगा और बहुत सारे सामाजिक जो अधिकारी हैं, सरकारी जो अधिकारी हैं, उनको शामिल किया जाएगा भाई, ठीक है। तो आपको याद रखना, राबरी, चारण और भारवाड़ जनजाति गुजरात की हैं, चर्चा में आ गई हैं भाई, याद रखना। ओके, भूमिहीन कृषकों को ऋण के लिए बलराम योजना उड़ीसा द्वारा शुरू की गई। अब आपको बस ये ध्यान रखना, बलराम योजना कहां पर? उड़ीसा से। किसके लिए? जो भूमिहीन कृषक है उनको ऋण उपलब्ध कराने के लिए। अभी कोविड-19 की वजह से बहुत सारे कृषकों को, जो भूमिहीन कृषक हैं, उनके भूखे मरने की नौबत है, तो उनको ऋण की जरूरत है। तो उसके लिए योजना शुरू की गई है। योजना का नाम है बलराम योजना। किस राज्य में? उड़ीसा में। ओके, चलें आगे। बहुत अच्छे भाई। काजीरंगा असम में अभ्यारण्य पड़ता है। गोल्डन टाइगर देखा गया है। अभी जो है पूछा जा सकता है, क्योंकि ये
एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ हो गया तो सवाल महत्वपूर्ण हो जाते हैं सर। ऐसे एनवायरनमेंट के पूछा जा सकता, हाल ही में किस राज्य में या हाल ही में किस अभ्यारण्य में गोल्डन टाइगर देखा गया? तो कहाँ पर देखा गया? काजीरंगा असम में गोल्डन टाइगर देखा गया। ओके, रेयर है सर, ये रेयर होता है इसलिए महत्वपूर्ण है सर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अगले 5 वर्षों में, कितने वर्षों में? 5 वर्षों में वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन कह रहा कि अगले आने वाले 5 वर्षों में पूरे वर्ल्ड के तापमान 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री बढ़ने की संभावना है। जो हमारे जो क्या बोलते हैं पर्यावरण से जुड़े हुए लोग हैं, जो अथॉरिटी हैं, वो कहते हैं कि 2 डिग्री से कम वृद्धि हो रही है, इतने पर रोकना बहुत जरूरी है, वरना वर्ल्ड में बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाएंगी सर। तो इन्होंने 1.5 डिग्री तक का बताया 5 साल में, अगले 5 साल में पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर कितना बन सकता है? 1.5। ठीक है, और ये किसने अनुमान लगाया? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। अगले पर चलते हैं भाई। IAA द्वारा दिया जाने वाला थियोडोर वॉन करमन पुरस्कार, बस इसको याद रखिए सर। ठीक है, थियोडोर वॉन करमन पुरस्कार के सिवान को दिया गया है। ठीक है, के सिवान इसरो के हेड है, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो थियोडोर वॉन करमन पुरस्कार के सिवान के लिए घोषित किया गया है। ये 2021 में पेरिस में दिया जाएगा सर। ठीक है, पेरिस में इसको प्रदान किया जाएगा, इस पुरस्कार को 2021 में सर। आगे चलते हैं सर, थियोडोर वॉन करमन पुरस्कार के सिवान। इसके बाद इजरायली राइफल अरद और कार्मेल, इजरायली असॉल्ट राइफल है सर, ये इजराइल में निर्मित असॉल्ट राइफल है अरद और कार्मेल का उत्पादन मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत अब इन असॉल्ट राइफलों का निर्माण जो है, उत्पादन जो है, हम मध्य प्रदेश में शुरू कर रहे हैं सर। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। तो एक तो इन दोनों के नाम याद रखने हैं आपको, और कहां पर प्रोडक्शन होगा? MP में होगा सर। इसके बाद सोनू सूद बहुत चर्चा में रहे सर। जब प्रवासी मजदूरों का मामला आया तो उस समय इन्होंने बहुत सारे प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है, याद रखना बहुत चर्चा में है सोनू सूद, तो उनसे संबंधित सवाल बन सकता है। सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। प्रवासी मजदूरों से जुड़े हुए थे, तो प्रवासी मजदूरों की स्थिति को देखते हुए उनके लिए रोजगार ऐप लॉन्च किया है। सोनू सूद का द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है प्रवासी रोजगार ऐप। ओके, सोनू सूद कौन है? अभिनेता है फिल्मों में। ओके, ठीक है भाई। महिंद्रा विश्वविद्यालय हैदराबाद में स्थापित किया गया है सर। हमारा महिंद्रा ग्रुप है इंडिया में, ठीक है, आनंद महिंद्रा बहुत चर्चा में भी रहते हैं सर। तो उनका ग्रुप है, उन्होंने हैदराबाद में महिंद्रा विश्वविद्यालय की स्थापना की है सर। ओके, बहुत बड़े स्तर पर टेक्नोलॉजी वगैरह से जुड़ा हुआ यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है ये सर, और पूरे भारत में इसको फैलाया जाएगा। तो याद रखना कौन सा? महिंद्रा विश्वविद्यालय हैदराबाद में। आंध्र प्रदेश में गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन मुस्कान, जो बच्चे गुम हो जाते हैं उनकी तलाश के लिए आंध्र प्रदेश में ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया गया भाई। ओके, बहुत अच्छे भैया, आगे बढ़ते हैं। चीन का मंगल ग्रह के लिए मिशन है तियानवेन फर्स्ट। ये देखना, ये थोड़े नाम महत्वपूर्ण है सर। तियानवेन फर्स्ट क्या है? चीन का मंगल ग्रह के लिए मिशन। चीन ने मंगल ग्रह के लिए मिशन भेजा, उसका नाम तियानवेन फर्स्ट। ओके, दूसरा चीन का दूरसंचार उपग्रह एपस्टार 6D, APSTAR एपस्टार 6D। तो देखिए दोनों में अंतर रखना, ये मंगल के लिए है, ये दूरसंचार उपग्रह है एपस्टार 6D। ठीक है, इसका क्या होगा कि ये जो हमारा मतलब नेट वगैरह की स्पीड है उसको बहुत ज़्यादा फास्ट करने के लिए ये एपस्टार 6D प्रयोग किया जाएगा सर। ठीक, तियानवेन मंगल और एपस्टार 6D संचार उपग्रह, दूर संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। UAE का जापान की सहायता से मंगल ग्रह के लिए मिशन है होप। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है सर। UAE संयुक्त अरब अमीरात जो है वो उसने मंगल ग्रह के लिए अभियान भेजा। चीन ने भी मंगल, UAE ने भी मंगल। उस UAE के मिशन का नाम क्या? होप। होप यानी आशा, उम्मीद। ठीक है, लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना किसकी सहायता? जापान से भेजा गया सर। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद मानवता के लिए पहला गुलबेनकियन पुरस्कार ग्रेटा थुनबर्ग को। ठीक है, थुनबर्ग भी लिख देते हैं,
थॉनबर्ग भी लिख देते हैं, थनबर्ग भी लिख देते हैं, तो इतना कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। ग्रेटा थनबर्ग सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने पर्यावरण के लिए आवाज उठाई सर। तो ग्रेटा थनबर्ग को मानवता के लिए पहला गुलबेनकियन पुरस्कार घोषित किया गया है। तो ये पहला पुरस्कार है, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। पुरस्कार का नाम गुलबेनकियन पुरस्कार, किसको? ग्रेटा थनबर्ग को। ओके, आगे बढ़ते हैं। IRDA, आई लगाए या नहीं लगाए एक ही बात है, इरडा या इरडाई द्वारा नामित कोविड-19 स्वास्थ्य पॉलिसी जो है उसका नाम है कोरोना कवच। इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर आई नहीं लगाते इसको इरडा भी लिख देते हैं, कई बार याद रखना सर, ठीक है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, आई लगा रहे हैं तो ऑफ इंडिया, आई लगाएं तो ऑफ इंडिया, ना लगाएं तो कोई बात नहीं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा नामित कोविड-19 स्वास्थ्य पॉलिसी का नाम है कोरोना कवच। इस पॉलिसी के तहत अगर इस पॉलिसी को कराते हैं तो कोरोना होने पर जो है कंपनी की तरफ से 50,000 से 5 लाख तक का बीमा कवर दिया जाता है सर। कोरोना के इलाज के लिए कंपनी की तरफ से 50,000 से 5 लाख, वो कौन सी आप करा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है सर, तो तक का बीमा कवर दिया जा रहा है, उसका नाम है कोरोना कवच। इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो जितनी भी हमारी बीमा कंपनियां होती है उन पर नियंत्रण रखने का काम इरडा ही करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। संस्कृति मंत्रालय ने, किसने? संस्कृति मंत्रालय ने मंगोलियर कंजूर पांडुलिपि, कंजूर पांडुलिपि मंगोलिया की है, के पुनर्मुद्रण की परियोजना प्रारंभ की है। देखिए सर, पहले बात करते हैं पांडुलिपि होती क्या है। देखिए पांडुलिपि यानी मैन्यूस्क्रिप्ट, इंग्लिश में बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, पांडुलिपि को बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। तो जब कोई बुक होती है तो बुक जो है पहले हाथ से लिखी जाती थी, हाथ से लिखी गई पुस्तक को प्रिंट होने के बाद तो वो बुक हो गई, लेकिन जब हाथ से लेखक लिखेगा तो ओरिजिनल जो पुस्तक होती है उसे पांडुलिपि या मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं सर, ठीक है। तो अब कंजूर पांडुलिपि हैं, कभी ये प्राचीन काल की हैं, उस समय प्रिंटिंग थी ही नहीं सर। कंजूर पांडुलिपि कहाँ की? मंगोलिया की है। इनका मतलब कंजूर पांडुलिपि जो है वो धार्मिक ग्रंथ है सर, मंगोलिया के धार्मिक ग्रंथ है सर। इनके पुनर्मुद्रण की परियोजना शुरू की है कि इनको जो है पब्लिक के सामने लाना है तो इनको पब्लिश करना पड़ेगा, प्रकाशित करना पड़ेगा, और ये योजना शुरू कर दी है हमारे संस्कृति मंत्रालय ने। लेकिन ये अभी कहाँ की है? मंगोलिया वाली है, लेकिन इससे पहले भी संस्कृति मंत्रालय बहुत दिन से चल रहा है। यह परियोजना राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन 2003 के तहत प्रारंभ की गई है। यानी भारत में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन 2003 से चला हुआ है, जो पांडुलिपियों को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। पांडुलिपियों को क्या करेगा सर? प्रिंट में रूप में आम जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन द्वारा। ओके, और इसी के तहत अब कंजूर पांडुलिपि, अब ध्यान से देखना इसमें सवाल कैसे बन सकता है। कंजूर पांडुलिपि किस देश से संबंधित है? तो मंगोलिया से है। और हाल ही में किस मंत्रालय ने इसको पुनर्मुद्रण के लिए योजना शुरू किया? संस्कृति मंत्रालय ने सर। ओके, तो संस्कृति मंत्रालय भी महत्वपूर्ण है सर। क्लियर हो गया भाई? आगे बढ़ते हैं। तुर्की के सर्वोच्च न्यायालय ने हागिया सोफिया संग्रहालय, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, को मस्जिद में बदलने का आदेश दिया है सर। हागिया सोफिया म्यूजियम लगभग 1500-1600 वर्ष पुराना म्यूजियम है सर। तो बीच में इसको मस्जिद बना दिया गया था। पहले हागिया सोफिया संग्रहालय था, फिर बीच में इसको मस्जिद बना दिया गया। जब कमाल मुस्तका कमाल जो थे या कमाल पाशा जो थे, जब वो आते हैं, वो उदारवादी थे, उन्होंने दोबारा से इसको संग्रहालय बना दिया। और अब तुर्की के सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको मस्जिद बनाने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया सर। इस बात का कई देशों में विरोध भी हो रहा है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। DRDO ने डॉक्टर अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर नवाचार यानी इनोवेशन प्रतियोगिता शुरू की है। DRDO ने एक प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर, और उस प्रतियोगिता का नाम है भाई डेयर टू ड्रीम 2.0। डेयर टू ड्रीम 2.0, ठीक है। जो इनोवेटिव वर्क्स होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना शुरू की गई DRDO द्वारा सर।
और इस योजना का नाम है डेयर टू ड्रीम 2.0। तो पूछा जा सकता है भाई कि डेयर टू ड्रीम क्या है? एक प्रतियोगिता है, किस क्षेत्र के लिए? नवाचार या इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर इसको शुरू किया गया डीआरडीओ द्वारा। भारत ने ओडिशा के बालासोर में एंटी टैंक मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया। ओडिशा के बालासोर में इसका परीक्षण हुआ है। एंटी टैंक मिसाइल है सर, याद रखना, हमारी एंटी टैंक मिसाइल है नाग, हमारी एंटी टैंक मिसाइल है हेलिना, ठीक है। तो नाग हमारी मेन एंटी टैंक मिसाइल है, ये ध्यान रखना। नाग का ही एडवांस वर्जन है हेलिना और नाग का ही एडवांस वर्जन है ध्रुवास्त्र, क्योंकि ये ध्रुव हेलीकॉप्टर से दागी जाएगी, इसलिए नाम ध्रुवास्त्र। ध्रुव हेलीकॉप्टर पर लगाई जाएगी, यानी अगर किसी दुश्मन के बंकर को उड़ाना है, दुश्मन के टैंक को उड़ाना है, तो ऊपर हेलीकॉप्टर रहेगा, वहीं से उसको उड़ा दिया जाएगा सर, ठीक है। नाग, हेलिना, ध्रुवास्त्र एक ही बात है सर, सारी की सारी एंटी टैंक मिसाइल है और सारी ही ये फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पर काम करती हैं, यानी दागो और भूल जाओ। अगर हमने दुश्मन के टैंक को निशाना लेकर एक बार इस मिसाइल को दाग दिया, तो अब ऐसा तो है नहीं कि दुश्मन का टैंक वहीं खड़ा रहेगा, वो इधर उधर मूव भी करेगा तो भी ये मिसाइल उसको फोड़ कर ही आएगी सर, उसको फोड़ेगी ही फोड़ेगी, ये याद रखना। इसलिए इसे बोलते हैं फायर एंड फॉरगेट, दागिए और भूल जाइए, ये अपना काम अपना आप बखूबी जानती है करना। बहुत खतरनाक लेवल की मिसाइल है सर। और ये जो ध्रुवास्त्र हेलिना है, वर्ल्ड में इस टाइप की नंबर 1 मिसाइल है वर्ल्ड में सर। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनेगा। वर्ल्ड में तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनेगा। पहला जो अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम जो था, अब उसको अहमदाबाद के को सबसे बड़ा बनाया जा रहा है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे। ओके, और दूसरा है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, सबसे बड़ा अहमदाबाद में, दूसरा मेलबर्न में और तीसरा बन जाएगा जयपुर का। क्रिकेट स्टेडियम की बात करिए, स्टेडियम की बात नहीं चल रही, क्योंकि स्टेडियम हॉकी के भी हो सकते हैं, फुटबॉल के भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, तो बात क्रिकेट स्टेडियम की चल रही है सर, ठीक है भाई। ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को दिया गया। ई पंचायत पुरस्कार, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जितने भी ग्राम पंचायत है सभी तक नेट की सुविधा पहुंचा चुका है हिमाचल प्रदेश, सभी ग्राम पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए ई पंचायत पुरस्कार किसको दिया गया भैया? हिमाचल प्रदेश को। आगे बढ़ते हैं भाई। 2 पुस्तक याद रखिए, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है और सूरज कदे मर्दा नहीं बलदेव सिंह सदकनामा की पुस्तक है, ठीक है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड। अगर हम रस्किन बॉन्ड की बात करते हैं, तो भाई याद रखना ये इंडियन राइटर हैं, विदेशी राइटर नहीं हैं, ठीक है। इंडियन राइटर हैं सर, इंडिया में ही रह रहे हैं सर। अब नाम कहेंगे जी, नाम तो विदेशी है सर। तो ये जो हमारा ब्रिटिश भारत के दौरान इनका परिवार इंडिया में आ गया था सर, तो इनका पूरी जिंदगी इंडिया के ही नाम रही है सर। अब ये इंडिया के ही नागरिक हैं, इंडिया में ही कार्यरत हैं, इंडिया में ही इनका परिवार है, परिवार भी अडॉप्ट कर रखा है इन्होंने। और रस्किन बॉन्ड को पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुके हैं सर, ठीक है। बहुत सारी इन्होंने पुस्तक लिखी है सर, बहुत सारी पुस्तकें के लेखक है रस्किन बॉन्ड। एक बात और ध्यान रखना भाई, रस्किन बॉन्ड भारतीय लेखक हैं, ठीक है। इनकी जो ओरिजिन है वो ब्रिटेन से मान सकते हैं, लेकिन एक और रहे हैं जॉन रस्किन, वो अलग हैं। जॉन रस्किन अलग हैं, रस्किन बॉन्ड अलग हैं। जॉन रस्किन की पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट, अनटू दिस लास्ट, ठीक है। तो ये जॉन रस्किन की पुस्तक है। आगे बढ़े भाई। ओके, ये ब्रिटेन के हैं जॉन रस्किन, रस्किन बॉन्ड भारत के हैं। इन्होंने पुस्तक लिखी है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। अब दूसरी पुस्तक है सूरज कदे मर्दा नहीं, लेखक है बलदेव सिंह सदकनामा। लेकिन इसमें एक सवाल और बन सकता भाइयों, सवाल क्या है कि सूरज कदे मर्दा नहीं पुस्तक किसके जीवन के बारे में लिखी गई है? तो हमारे एक बहुत बड़े वीर शहीद हुए हैं ऊधम सिंह, शहीद ऊधम सिंह के जीवन के बारे में, जनरल डायर की जिंदगी के बारे में इसमें बातें बताई गई हैं। ऊधम सिंह और जनरल डायर, ठीक है सर, ऊधम सिंह ने जनरल डायर को मारा था। तो ऊधम सिंह के बारे में कौन सी पुस्तक है? सूरज कदे मर्दा नहीं, बलदेव सिंह सदकनामा की पुस्तक है सर। क्लियर भैया?
तो ये भाई हमने जो आपको बताया, ये थी जुलाई 2020 का सेकंड पार्ट करंट अफेयर्स में। मुझे उम्मीद है आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों देखे होंगे। अगर नहीं देखा तो पहले फर्स्ट पार्ट को भी जरूर देख लेना भैया। अब आप सेकंड देख चुके हैं तो फर्स्ट को भी देख लेना सर, ठीक है। जैसे हमने जुलाई के 2 पार्ट लाए हैं, हम जून और मई के भी दूसरे पार्ट और लाएंगे। पहले उनके फर्स्ट पार्ट आ चुके हैं सर, और बीच में अभी फरवरी मार्च के जो भी रह गए हैं हम उन सभी को धीरे धीरे लाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि भाई जैसे 15 या 20 दिन बाद फिर करंट आ जाए सर। ओके, ठीक है भाई। आज की वीडियो में भैया इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों।